पालमपुर गांव में दिनकर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो पास के शहर में एक फैक्ट्री में काम करने जाता था। उसकी पत्नी सीमा घर पर ही रहकर काम करती थी। उसकी भगवान में बहुत श्रद्धा थी। वो गांव से काम के लिए जब शहर जाता तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था और वहाँ पर एक बार रुककर आशीर्वाद जरूर लेता था। दोनों गरीबी से बहुत जूझ रहे थे। कभी कभी तो उनके यहाँ खाने को एक अन्न का दाना नहीं रहता था। फिर एक दिन उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शहर की फैक्ट्री बंद हो जाती है। अब दिनकर के पास करने को कुछ नहीं था। सीमा, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो लगता है ये भूख ही एक दिन हमारे प्राण ले लेगी। चिंता क्यों करते हो जी? ऊपर वाला है ना, वो हमारी कुछ न कुछ जरूर मदद करेगा। हे ऊपर वाले, कुछ तो हमारी मदद कर। आप भी ना जब देखो भगवान से मांगते ही रहते हो। अब ये देखो, भगवान को दीपक लगाने के लिए तेल ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे अपने जो खाने का तेल है ना, उसी से लगा दो। पर फिर हम लोग क्या खाएंगे? तुम भी ना सीमा, तुम ही तो कहा करती हो कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ऐसा कहकर दोनों हंस पड़ते हैं। भगवान उन दोनों की इस आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं कि उन दोनों के पास जब खाने को कुछ नहीं है तब भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। भगवान रात को ही उपहार स्वरूप उन्हें बिरयानी बनाने की मशीन देते हैं। अगली सुबह सीमा जब अपने घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर बिरयानी बनाने की मशीन मिलती है। वो फटाफट दिनकर को बुलाकर लाती है। अजी देखिए, देखिए तो बाहर क्या है। दिनकर उठता है और बाहर जाता है और खुशी से झूम उठता है और कहता है, अरे ये तो बिरयानी बनाने की मशीन है। वाह ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। मैं ना कहती थी भगवान सबकी सुनता है। क्यों जी, हम बिरयानी बेचकर भी तो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। अरे हाँ भाग्यवान, इसमें देर किस बात की। फिर दिनकर गांव के चौराहे पर बिरयानी बनाने की मशीन लगा लेता है। जहां वो मशीन में ऊपर से चिकन डाल रहा था और गरम गरम बिरयानी बाहर निकल जा रही थी। मशीन से बनी बिरयानी को चखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लग जाती है। सभी लोग मशीन से बनी बिरयानी खाने को लेकर उत्साहित होते हैं। दिनकर दुकान पर बिरयानी बेचते समय, आओ आओ गाँव वालों, आओ आओ गर्मा गर्म बिरयानी चख लो, मजे लूट लो, ले जाओ। आज तक कभी नहीं खाई होगी ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी, पालमपुर की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी। वो ऐसा कहता जाता और चिकन मशीन के अंदर डालता जाता। दिनकर की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दिनकर के पास पैसा भी बढ़ने लगता है। वो नया घर बना लेता है। दिनकर अब दुकान पर काम नहीं करता। उसने दुकान पर काम करने के लिए नौकर लगा लिए थे। दिनकर की बिरयानी दूर दूर तक जाने लगी। फिर उसने बिरयानी के दाम भी बढ़ा दिए थे। एक दिन जब दिनकर चिकन डालकर गरम गरम बिरयानी निकाल रहा था, तभी एक गरीब आता है और उससे बिरयानी मांगता है। पर वो बिरयानी के दाम सुनकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, इतनी महंगी। दिनकर कहता है, दिनकर की बिरयानी किसी गरीब के लिए नहीं है। खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। बिरयानी खाने की औकात नहीं है और चले आते हैं मुंह उठा के। ऐसा मत कहो दिनकर, तुम भी तो एक गरीब थे। गरीब था मूर्ख, अब नहीं हूँ। वो दिन बीत गए हैं। अब चलता बन यहाँ से, जबान मत लड़ा। आज तुम एक गरीब का मजाक बना रहे हो, पर याद रखना दिनकर, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें मेरी बद्दुआ है कि तुम जहाँ थे वहीं दोबारा पहुँच जाओगे। तुमने आज एक गरीब का दिल दुखाया है। अरे ओ, चल चल निकल यहाँ से। दिनकर ने अब पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया था। क्यों जी, आजकल आपने पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया? सीमा, तुम तो जानती ही हो मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। आजकल इन सब चीजों के लिए समय ही कहाँ है। भगवान मेरे से वैसे ही बहुत खुश है। तुम देख तो रही हो ना, लक्ष्मी माता की कृपा कितनी है हम लोगों पर। आज हमारे पास क्या नहीं है? घर है, जमीन है, दुकान है, काम करने के लिए नौकर भी हैं। भला भगवान की कृपा नहीं है तो ये सब क्या है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सीमा, भगवान मुझसे बहुत खुश है। ऐसा नहीं है जी, व्यस्त तो हम सभी रहते हैं, पर हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सब तो उन्हीं का दिया है ना। सीमा, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम खाना लगाओ, मुझे खाना दो। कल वैसे भी बहुत काम है। ठीक है जी, जैसा आपको उचित लगे। मैं तो बस कहने से रही। ऐसा कहकर वो दिनकर के लिए खाना लगा देती है। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। दुकान पर एक बार जब बिरयानी बनाने की मशीन चल रही थी, तब नौकर ने जल्दी जल्दी में परोसते समय एक प्लेट बिरयानी जमीन पर गिरा दी। दिनकर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मूर्ख, तेरे को अक्ल नहीं है क्या? हाथ पैर टूट गए क्या तेरे?
काम नहीं करना आता तो आता क्यों है यहाँ पे? ऐसा कहकर उसने नौकर को एक लात मारी। बेचारा नौकर आगे जाकर गिर जाता है। चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों की मुझे जरा भी जरूरत नहीं है। बेचारा नौकर गरीब मजबूर था, वो वहाँ से उठकर चला जाता है। दिनकर गुस्से में लाल होकर घर जाता है और सीमा उससे पूछती है, अजी क्या हो गया है आपको? आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, ये गरीब लोग, इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। कभी कोई बद्दुआ देकर जा रहा है तो कभी कोई काम ही नहीं आ रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इन गरीब लोगों से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं बोलते हैं। मत भूलिए कि हम कहाँ से उठकर आए हैं। आप भी इन्हीं लोगों की तरह मजदूरी करने जाते थे। अब तुम मत शुरू हो जाओ सीमा। कहाँ से उठकर आए हैं, कहाँ से उठकर आए हैं, हर कोई मुझे यही बात याद दिलाता रहता है। मुझे भी पता है कि मैं कहाँ से उठकर आया हूँ, नहीं भूला हूँ मैं। पर क्या अब भी ऐसी ही जिंदगी जीता रहूं? अमीर हूँ, अमीर की तरह रहूंगा। ऐसा कहकर दिनकर सोने चला जाता है। अगली सुबह दिनकर दुकान पर जाता है और मशीन चालू करता है और ऊपर से चिकन डालना शुरू करता है। पर ये क्या, वो देखता है कि बिरयानी बनकर निकलती ही नहीं है। बाहर ग्राहक भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं। बिरयानी लाओ भाई। अरे दिनकर भाई, बिरयानी लाओ। अरे भाइयों सब्र रखो, पता नहीं आज ये बिरयानी की मशीन क्यों नहीं चल रही है। दिनकर फिर मशीन चालू करता है पर मशीन फिर भी चालू नहीं होती है। दिनकर मशीन ठीक करने वाले मिस्त्री को बुलाकर लाता है। एक मिस्त्री मशीन ठीक करने आता है। दिनकर मिस्त्री से कहता है, अरे मिस्त्री भाई जरा देखो ना, कहीं कचरा तो नहीं फंस गया। मिस्त्री पूरी मशीन की जांच पड़ताल कर लेता है पर उसे कहीं भी कोई भी खराबी नहीं मिलती। मिस्त्री थक हार कर वहाँ से चला जाता है। आज इसमें ऐसा क्या हो गया है, ये चल क्यों नहीं रही है? धीरे धीरे जो भी भीड़ वहाँ पर खड़ी थी वो सब जाने लगते हैं। दिनकर भीड़ को समझाता है, अरे भाइयों, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी चालू हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करो। रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, एक बार चालू हो जाने दो, फिर गरम गरम बिरयानी खिलाऊंगा और कम दाम में भी खिलाऊंगा। बस रुक जाओ। पर दिनकर की कोई भी नहीं सुनता। सारी भीड़ दिनकर को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। दिनकर उस मशीन को कई बार चालू करता है पर मशीन चालू नहीं होती। इतने में उसके सामने एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है और वो दिव्य शक्ति दिनकर से कहती है, क्या हुआ दिनकर, मशीन चल नहीं रही? ये सोचकर परेशान हो रहे हो? जी भगवान, अब ये मशीन कभी नहीं चलेगी दिनकर। नहीं प्रभु, ऐसा मत बोलिए, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया? तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है दिनकर। तुम भूल गए कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से आए हो। तुमने गरीबी का मजाक बनाया है, गरीब लोगों को बिरयानी नहीं खिलाई। अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों को तुमने लातों से मारा है। तुमने जितने भी पुण्य किए थे वो सारे खत्म हो गए और जिस गरीब को तुमने बिरयानी नहीं खिलाई वो गरीब और कोई नहीं, इंसान के भेष में मैं खुद था। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाऊंगा और मुफ्त में गरीबों को बिरयानी खिलाऊंगा। पर मेरी मशीन वापस चालू करवा दीजिए। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है दिनकर, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने घमंड किया, इसकी कीमत तो तुमको चुकानी पड़ेगी। ये सब तुम्हें पहले सोचना था। ऐसा कहकर दिव्य शक्ति वहाँ से गायब हो जाती है। दिनकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मेरी आंखों पर घमंड की पट्टी बंध गई थी। हे प्रभु, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दिनकर के वापस गरीबी के दिन आ जाते हैं। वो वापस एक कुटिया में आ जाता है और वापस अपना जीवन गुजारने के लिए मजदूरी करने इधर उधर निकल जाता है। दिनकर का घमंड उसको ले डूबता है, इसलिए कहा जाता है कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाचा जी, आप जब हो बताओ ना। अब तुम्हारे माता पिता कभी नहीं आ पाएंगे। क्यों चाचा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी प्यारी बेटियों, आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे माँ पिता भगवान को प्यारे हो गए हैं, अब वो भगवान के पास ही रहेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। बताइए हमारे माता पिता कहाँ हैं? उनके बिना हम कैसे रहेंगे? पांचों बेटियों की बातें सुनकर सर्वेश उन्हें गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में आता है, जहाँ उसकी पत्नी निकिता उससे कहती है, कराए अपने भैया भाभी का अंतिम संस्कार? हाँ, कराया। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, इन पांचों लड़कियों का क्या होगा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इनका क्या होगा मतलब? अरे ये अनाथ हो गई हैं। इस घर के अलावा इनके पास और कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। वाह वाह, देखो तो सही,
तुम्हारे भैया भाभी तो मर गए और हमारी छाती पर इन 5 लड़कियों को छोड़ गए। कौन करेगा इनका कन्यादान? मैं इनका चाचा हूँ, मैं करूँगा। तुम करोगे? तुमसे अपनी औलाद तो पाली नहीं जाती। तुम्हारा बेटा इतने दिनों से एक साइकिल की जिद कर रहा है, तुमसे एक साइकिल तो ली नहीं गई। इस घर और परिवार को चलाने के लिए मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। तुम हमारे बेटे और 5 लड़कियों का ध्यान रखना। ऐसा कहने के बाद सर्वेश अपना सामान पैक करता है। चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम 5 अपना ख्याल रखना, मैं शहर जा रहा हूँ काम के लिए। सर्वेश उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ने शहर चला जाता है। इधर उसके जाते ही निकिता अनाथ बहनों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अब ये मेरा मुंह क्या देख रही हो? इस घर में तुम्हें फ्री फोकट की खाने को नहीं मिलेगी। चलो जल्दी जल्दी काम करो, घर में बहुत काम है। चाची जी, आप हमें बता दीजिए कि क्या क्या काम करने हैं, हम सारे काम कर लेंगे। लेकिन हमारी ये 2 छोटी बहनें हैं, इनसे काम मत करवाइएगा। रोटी की कमाई हर किसी के लिए बराबर है, इसलिए तुम 5 को ही घर के काम करने पड़ेंगे। रेखा, सुमन, तुम जाओ और खाने की तैयारी करो। और इधर सुन गीता, तू घर की साफ सफाई कर। इसमें तेरी 2 छोटी बहन हैं, तेरी मदद करेंगी। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। निकिता ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और इधर 5 अनाथ बहनें अपने माँ बाप के मरने का गम लिए घर के अंदर सारे काम करना शुरू कर देती हैं। सब्जी बनाते हुए रेखा का हाथ जल जाता है। दीदी, मेरा हाथ जल गया। अरे भगवान, ये क्या हो गया? चल तो इस पर कोलगेट लगा ले, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी तुझे। सुमन रेखा के हाथ पर कोलगेट लगा देती है। जैसे ही निकिता ये देखती है, वो फौरन सुमन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। क्यों री? कोलगेट क्या तेरे माता पिता यहाँ रख कर जा रहे हैं, जो लाडो रानी प्यार प्यार में अपनी बहन के हाथ पर लगाई जा रही हैं? रेखा का हाथ जल गया था चाची, बस इसीलिए। आइंदा अगर मुझसे बिना पूछे कुछ काम किया तो जिन हाथों से काम करोगे उन हाथों को ही तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर निकिता चली जाती है। जैसे तैसे करके दोनों बहनें खाना बनाती हैं। खाना खाने के समय उसका बेटा निखिल कहता है, माँ कैसा खाना बनाया है, कितना बकवास है। निकिता सारा खाना फेंक देती है। तुम नालायकों को तो खाना बनाना भी नहीं आता, जाओ दोबारा से सही से खाना बना कर लाओ। इस तरह निकिता दोबारा से उन बेचारी अनाथ बहनों को खाना बनाने के लिए भेज देती है। दोबारा खाना थोड़ा सही बनता है, इसलिए दोनों माँ बेटे खाना खा जाते हैं और उन 5 के लिए कुछ नहीं बचाते। बहुत जोर से भूख लगी है दीदी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। तुम यहीं रुको, मैं चाची जी से खाना लेकर आती हूँ। सुमन अपनी बहनों से ऐसा कहकर अपनी चाची से खाना मांगने जाती है, लेकिन उसकी चाची अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सो रही होती है। चाची तो सो रही है, एक काम करती हूँ, खुद ही अपनी बहनों के लिए खाना ले जाती हूँ। सुमन ऐसा सोचकर रसोई में जाती है और खाना ढूंढने लगती है, लेकिन खाना तो खत्म हो चुका था। हे भगवान, आज तो हमारे लिए खाना भी नहीं छोड़ा चाची जी ने। सुमन मायूस होकर वापस अपनी बहनों के पास आ जाती है। कुछ नहीं था रसोई में, बस ये सूखी रोटियां थी, यही खाकर गुजारा कर लेते हैं, कल सुबह नाश्ता करेंगे। 5 बहनें वहीं सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो निकिता घर के सारे काम उन्हीं से करवाने के साथ साथ बाहर के काम भी उन्हीं से करवाती है। इसी तरह अत्याचार करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और होली आने वाली होती है। होली आने वाली है और मेरे बड़े भाई उनकी पत्नी घर पर आएंगी। तुम 5 की 5 कान खोल कर सुन लो, घर में अच्छे से साफ सफाई करना, जरा भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुमन, रेखा, गीता, तुम तीनों बाजार जाकर सामान लेकर आओगी। निकिता होली के रंग और होली की डेकोरेशन के लिए सामान लाने तीनों बहनों को भेज देती है और यहाँ छोटी बहनों से घर के काम करवाती है। लेकिन बाहर से सामान लाते समय जब वो तीनों सड़क पार कर रही होती हैं तो उनका ध्यान गाड़ियों पर नहीं होता, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे हाथ पर लग गई। चलो चलो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खरोच चाहिए, घर चलते हैं। तीनों बहनें चोट लगने के बाद भी घर आ जाती हैं, जहां उनका टूटा फूटा गंदा सामान देखकर निकिता बहुत गुस्से में आ जाती है। ये तुमने क्या किया? सारा सामान बर्बाद कर दिया। कहाँ लोटपोट होकर आ रही हो? चाची जी, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमें चोट भी लगी है। मुझे बहाने देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। चलो अब जाकर काम करो घर के। 5 बहनें घर के कामों में ही लगी रहती हैं। 2 दिन में इतने के बाद होली आ जाती है। यहाँ होली वाले दिन घर पर बढ़िया बढ़िया पकवान भी आते हैं
जो निकिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठकर खा रही होती है। साथ में उनका बेटा निखिल भी बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हुए पांचों बहनों को चिढ़ाता है। देखो देखो, तुम्हें ये खाने को कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे देखकर ही अपना मन भर लो। निखिल के ये कहने पर पांचों बहनें उसे देखती ही रह जाती हैं। कुछ देर बाद निखिल पिचकारियों से खेल रहा होता है तो वो उन पांचों बहनों को दिखा दिखाकर उन्हें चिढ़ाता है, जिसके चलते वो पांचों अपनी चाची के पास जाती हैं। चाची चाची, हमें भी भूख लगी, हमें भी पकवान खाने हैं। चाची, हमारे माता पिता हमारे लिए हर साल होली पर पिचकारी और रंग लाकर दिया करते थे होली खेलने के लिए। आप हमें दे दो, हमें होली खेलनी है। हाँ चाची, हमारा होली खेलने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, तो तुम पांचों को होली खेलनी है? रुको, मैं तुम्हें होली खिलाती हूँ, आओ मेरे साथ। निकिता प्यार प्यार से उन्हें अपने साथ ले जाती और बाहर घर के आंगन में पेड़ से बांधकर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं लठमार होली। आज तुम्हें इतना मारूंगी कि होली का भूत तुम्हारे सर से हमेशा के लिए उतर जाएगा। लाठी मारने के बाद वो उन पांचों बहनों के ऊपर कीचड़ और गोबर लाकर फेंकती है। गुलाब और रंग से होली खेलने की तुम्हारी औकात नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए कीचड़ और गोबर ही सही है। इस तरह का बर्ताव करने के बाद निकिता उन्हें खोल देती है। खत्म हो गई तुम्हारी होली, अब हाथ मुंह धोकर घर में बाकी के काम है, देख लो। ऐसा कहकर वो चली जाती है और पांचों बहनें रोती रह जाती हैं। कुछ ही देर बाद निकिता होली खेलने की वजह से भीग जाती है। वहीं उसका फोन भी स्विच ऑफ होने वाला होता है। वो घर में चार्जिंग पर अपना फोन लगाने आती है। उसी दौरान उसे बहुत तेज करंट लगता है। ये देख पांचों बहनें उसे बचाने के लिए उसका हाथ लकड़ी से मारकर बोर्ड से छुड़ा देती हैं। चाची जी, होश में आइए, आपको कुछ नहीं होगा। चाची जी, होश में आने की कोशिश कीजिए। तभी निकिता को होश आता है। ये सब देखने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारे पर इतने अत्याचार किए और जब से तुम इस घर में रह रही हो तब से ही मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। इसका शुक्रिया अदा मैं तुमसे कैसे करूं? निकिता पांचों बहनों से माफी मांगती है। उसी समय सर्वेश आ जाता है। 5 अनाथ बहनों के लिए वो नए कपड़े और होली के रंग लेकर आता है, लेकिन निकिता अपना सच छुपाना नहीं चाहती थी। वो सर्वेश को सब बता देती है कि किस किस तरह से उसने पांचों बहनों के ऊपर अत्याचार किया। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी औरत हो सकती हो। निकल जाओ इस घर से, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं नहीं चाचा जी, चाची जी को माफ कर दीजिए, हमने भी उन्हें माफ कर दिया है। पांचों बहनें एक ही बात कहती हैं, जिसे सुनकर सर्वेश भी निकिता को माफ कर देता है और उसे दूसरा मौका दे देता है। अब निकिता पांचों बहनों की अच्छे से देखरेख करती है, जिसके बाद वो पांचों अनाथ बहनें उस घर में खुशी खुशी रहने लगती।